हेलो नमस्कार मेरे साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है इसका कि भारतीय दर्शन एवं पश्चिमी दर्शन के मुख्य अंतर क्या है। कहते हैं कि भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन का में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि प्रायः दर्शन एवं फिलॉसफी को एक ही अर्थ में लिया जाता है, लेकिन इन दोनों शब्दों का प्रयोग दो भिन्न अर्थों में किया गया है। भारत में दर्शन शब्द द्विश धातु से बना है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। यहाँ दर्शन का अर्थ वह विद्या है जिसके द्वारा सत्य का साक्षात्कार किया जा सके, इसलिए इसे तत्व दर्शन कहा जाता है। भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि हमारी सभी प्रकार की अनुभूतियों का युक्ति संगत व्याख्या कर वास्तविकता का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना दर्शन का उद्देश्य है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पश्चात में दर्शन को फिलॉसफी कहा जाता है। फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान, प्रेम या विधानुराग। वेबर ने फिलॉसफी की परिभाषा देते हुए कहा है, दर्शन वह निष्पक्ष बौद्धिक प्रयत्न है जो विश्व को उसकी संपूर्णता को समझने का प्रयास करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसना आपको लगता होगा कि यह क्वेश्चन बहुत लॉन्ग से लिखा गया है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप इसको क्वेश्चन को समझ जाते हैं, अगर इसका आंसर अगर आपको याद करने का बारी आए तो आप इसमें से मेन पॉइंट को छांटेंगे और 2 से 3 पॉइंट आप सिर्फ याद रखेंगे। उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया तो आप 3-4 पॉइंट अच्छे से लिख देंगे इनमें से उठा करके, तो उसका कंप्लीट आंसर हो गया। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो वही 3-4 पॉइंट को आप बना बना करके लिखेंगे, और जितना आप लिखने का प्रयास करेंगे अभी से उतना आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। इसी वजह से आप क्वेश्चन को देखें और उसका आंसर खुद से लिखने का प्रयास करें। एक बार में नहीं है तो 2 बार 3 बार करके आप वीडियो को देखें। देखिए सुनने से भी आपको बहुत ज़्यादा याद होता है, इसी वजह से अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझिए जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन है आप आसानी से उसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करे अथवा कर्म की व्याख्या करे अथवा कर्म क्या है। तो ये सभी का आंसर एक ही होगा, तो इसका आंसर लिखेंगे, कर्म सिद्धांत में विश्वास भारतीय दर्शन की एक मुख्य विशेषता है। चवार्क को छोड़कर भारत के सभी दर्शन, चाहे वे वेद विरोधी हो या वेद के अनुकूल कर्म के नियम को स्वीकारते हैं। अतः कर्म सिद्धांत को 6 आस्तिक दर्शन एवं 2 नास्तिक दर्शन भी स्वीकार करते हैं। कर्म सिद्धांत का अर्थ है जैसे हम बोते हैं वैसे हम काटते हैं। कहने का अभिप्राय, शुभ कर्मों का फल शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। किए हुए कर्मों का फलन नष्ट नहीं होता तथा बिना किए हुए कर्मों के फल भी प्राप्त नहीं होते। हमें सदा कर्मों के फल प्राप्त होते रहते हैं। वस्तुतः सुख और दुख कर्मशः शुभ और अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल माने गए हैं। अतः कर्म सिद्धांत कारण नियम है जो नैतिकता के क्षेत्र में काम करता है। दार्शनिकों के अनुसार हमारा वर्तमान जीवन अतीत जीवन के कर्मों का फल है। इस तरह कर्म सिद्धांत में अतीत, वर्तमान और भविष्य जीवनों को कारण कार्य की कड़ी में बांधा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वधर्म की व्याख्या करे अथवा स्वधर्म के तात्पर्य को स्पष्ट करे अथवा स्वधर्म की परिभाषा दे। इसका आंसर लिखेंगे कि गीता के अनुसार जिस वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है वही उसका स्वधर्म है। स्वभाव के अनुसार जो विशेष कर्म निश्चित है वही स्वधर्म है। स्वधर्म के पालन से मानव परम सिद्धि का भोगी होता है। स्वधर्म का अनुष्ठान मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। चारों वर्ण का कर्म प्रत्येक वर्णों के स्वभावजन्य गुणों के अनुसार पृथक पृथक विभाजित किया गया है। इंद्रियों का दमन, निग्रह, पवित्रता, तप, शांति, क्षमा भाव, सरलता, आध्यात्मिक ज्ञान आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं।
दूसरा पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे शूरवीरता, तेजस्विता, धैर्य, चातुर्य, युद्ध से न भागना, दान देना, स्वाभिमान आदि क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि, गोपालन, वाणिज्य वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। अंततः सब वर्गों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। गीता के अनुसार जो कर्म स्वधर्म के अनुसार स्थिर कर दिए गए उनका त्याग करना और परधर्म का अनुष्ठान करना उचित नहीं है। गीता के अनुसार अच्छी तरह से न किया गया द्विगुण स्वधर्म अच्छी तरह से किए हुए धर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए गए कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकर के दर्शन अद्वैतवाद क्यों कहा जाता है? इसका आंसर लिखेंगे। वेदांत दर्शन के अनेक संप्रदाय विकसित हुए जिसमें शंकर के अद्वैतवाद का प्रमुख स्थान है। शंकर के दर्शन को एकत्ववाद ही नहीं कहकर अद्वैतवाद कहा जाता है। इसके अनुसार जीव और ब्रह्म दो नहीं है, वे वस्तुतः अद्वैत है। इन्होंने ब्रह्म को परम सत्य माना है। यहाँ ब्रह्म की व्याख्या निषेधात्मक ढंग से की गई है। ब्रह्म की व्याख्या के लिए नेति को आधार माना गया। ब्रह्म क्या है वे बदले ब्रह्म क्या नहीं है पर प्रकाश डाला गया। ब्रह्म की एकमात्र परमार्थिक दृष्टि से सत्य है। ईश्वर, जीव, जगत, माया आदि की व्यवहारिक सत्ता है। आत्मा तथा ब्रह्म अभेद है। ब्रह्म और जीव का द्वैत अज्ञानता के कारण है। इसलिए यहाँ ज्ञान योग के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की बात कही गई है। ज्ञान के बाद द्वैत अद्वैत में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या करें। इसका आंसर लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध का चतुर्थ आर्य सत्य यह वह मार्ग है जिस पर चलकर स्वयं महात्मा बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त किया था। दूसरे लोग भी इस मार्ग का अनुसरण और अनुकरण कर निर्वाण या मोक्ष की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। यह मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है। गृहस्थ, सन्यासी या कोई भी उद्यमी इसे अपना सकता है। बुद्ध द्वारा स्थापित यह मार्ग उनके धर्म और नीति शास्त्र का आधार स्वरूप है। इसलिए इस धर्म की महत्ता बढ़ जाती है। इस वर्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा गया क्योंकि इस मार्ग के 8 अंग स्वीकार किए गए जो निम्न प्रकार हैं। प्रथम सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीविका, छठा सम्यक व्यायाम और सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारण कार्य नियम की व्याख्या करें अथवा कारण हमेशा ही कार्य का पूर्ववर्ती होता है, सिद्ध करे। इसका आंसर लिखेंगे कारण कार्य नियम आगमन का एक प्रबल स्तंभ के रूप में आधार है। इसकी भी परिभाषा तार्किकों ने न देकर इसकी व्याख्या किए हैं। कारण कार्य नियम के अनुसार इस विश्व में कोई घटना या कार्य बिना कारण के नहीं हो सकती है। सभी घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य छिपा रहता है। कारण संबंधी विचार अरस्तु के विचारणीय हैं। अरस्तु के अनुसार 4 तरह के कारण हैं। प्रथम द्रव्य कारण, दूसरा आकारिक कारण, तीसरा निमित्त कारक, चौथा अंतिम कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यही 4 कारण मिलकर किसी कार्य को उत्पन्न करते हैं। जैसे मकान के लिए ईंट, बालू, सीमेंट द्रव्य कारण है। मकान का एक नक्शा बनाना आकस्मिक कारक है। राजमिस्त्री और मजदूर ईंट, बालू, सीमेंट को तैयार कर उसे एक पर खड़ा कर तैयार करते हैं। इसमें एक शक्ति आती है जिसे इफिक्सेंट केस या निमित्त कारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धिवाद एवं अनुभववाद में क्या अंतर है? इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे कि तर्कवाद या बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों ही ज्ञान मीमांसीय सिद्धांतों का संबंध ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत अर्थात साधन से हैं। दोनों 2 भिन्न साधनों को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे के द्वारा बतलाए गए ज्ञान के स्रोत को अस्वीकार भी कर देते हैं। अनुभववाद के अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति का साधन अनुभव है, बुद्धि नहीं।
बुद्धिवाद ज्ञान की उत्पत्ति का साधन बुद्धि या तर्क को मानता है, अनुभव को नहीं। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अनुभववाद के अनुसार सभी ज्ञान अर्जित है, इसलिए कोई भी ज्ञान जन्मजात नहीं है। बुद्धि के सिद्धांत आधारभूत प्रत्यय जन्मजात होते हैं, उन्हें जन्मजात प्रत्ययों से अन्य ज्ञानों की बुद्धि तर्क के द्वारा निगमित करती है। अनुभववाद के अनुसार बुद्धि अपने आप में निष्क्रिय है, क्योंकि पहले वह अनुभव से प्राप्त प्रत्ययों को ग्रहण करती है और उसके उपरांत ही वह सक्रिय हो सकती है। बुद्धिवाद के अनुसार बुद्धि स्वभावतः क्रियाशील है, क्योंकि अपने अंदर से वह ज्ञान उत्पन्न करती है। कहते हैं कि बुद्धिवाद के अनुसार जो है ना, बुद्धि स्वभावतः क्रियाशील है, क्योंकि अपने अंदर से वह ज्ञान उत्पन्न करती है। अनुभववाद के अनुसार विशेष वस्तुओं के ज्ञान के आधार पर आगमन विधि द्वारा समान ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अंततः अनुभववाद तथ्यात्मक विज्ञान को आदर्श ज्ञान का स्रोत मानता है। बुद्धिवाद के अनुसार जन्मजात सहज प्रत्ययों से निगमन विधि द्वारा सारा ज्ञान प्राप्त होता है। अतः बुद्धिवाद गणित विज्ञान को आदर्श ज्ञान का स्रोत मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरस्तु के कार्य करण सिद्धांत की व्याख्या करें। इसका आंसर लिखेंगे, कार्य और करण का संबंध जनजीवन तथा वैज्ञानिक तकनीकी अन्वेषण से संबंधित है। अन्य कई दार्शनिक के साथ साथ अरस्तु ने भी अपना कारणता सिद्धांत दिया, लेकिन यह सिद्धांत अत्यंत प्राचीन है तथा आज की तिथि में अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह गया। अरस्तु ने किसी कार्य के लिए 4 तरह के कारणों की आवश्यकता बताई है। प्रथम उपादान कारण, दूसरा है निमित्त कारण, तीसरा है आकारिक कारण और चौथा है प्रयोजन कारण। उदाहरण स्वरूप घोड़े के निर्माण में मिट्टी उपादान करना है। देखिए, इसमें आप उदाहरण दे करके भी लिख सकते हैं, या नहीं तो सिर्फ इसका हेडलाइन आप आराम से लिख लेंगे। अगर उदाहरण देना सुनना है तो सुन लीजिए, क्योंकि उदाहरण तो बहुत ज़्यादा पहले याद होता है आपको। अगर हेडलाइन याद भी नहीं रहे तो उदाहरण से आप उसको समझा सकते हैं। तो कहते हैं कि उदाहरण स्वरूप घोड़े के निर्माण में मिट्टी उपादान कारण है, कुंभकार निमित्त कारण है, कुंभकार के दिमाग में घड़े की शक्ल का होना आकारिक कारण है, तो घड़े में जल का संचयन प्रयोजना कारण है। अरस्तु के बाद J.M. मलहुइम आदि कई दार्शनिकों के कारणात संबंधी सिद्धांत सामने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ का क्या अर्थ है अथवा पुरुषार्थ क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, पुरुषार्थ शब्द 2 शब्दों पुरुष तथा अर्थ के संयोग से बना है। पुरुष विवेकशील प्राणी का सूचक है तथा अर्थ लक्ष्य का, अर्थात पुरुष के लक्ष्य को ही पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ की परिभाषा में कहा गया है, इसका हिंदी आप जान ले, अगर आप इंग्लिश भी अगर इसका नोट करना चाहेंगे तो आप इसका इंग्लिश भी नोट कर सकते हैं, या इसका अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इसका सिर्फ हिंदी याद कर ले कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास पुरुषार्थ के माध्यम से ही होता है। भारतीय विचार के अनुसार पुरुषार्थ का निर्धारण 2 दृष्टिकोण से हुआ है, व्यवहारिक तथा पारलौकिक। व्यवहारिक दृष्टिकोण से काम तथा अर्थ सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है, लेकिन परलौकिक दृष्टि से धर्म तथा मोक्ष परम पुरुषार्थ है। इस प्रकार काम, अर्थ, धर्म तथा मोक्ष मनुष्य के 4 पुरुषार्थ है। कहते मनुष्य के 4 पुरुषार्थ है, प्रथम काम, दूसरा अर्थ, तीसरा धर्म तथा चौथा मोक्ष मनुष्य के 4 पुरुषार्थ है, जिसे हिंदू नीति शास्त्र में चतुर्वर्ग भी कहा गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी हमने अभी क्वेश्चन बताए हैं ना, ये आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों है। अगर आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं तो इसमें से कई छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। इसी वजह से आप लोग इसको बार बार, एक बार नहीं 2 बार 3 बार करके देखेंगे और इसके आंसर को खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। बाकी इसके आगे का जितने भी क्वेश्चन हैं हम इसके पार्ट 2 में बना करके डालेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।